सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने मैथ्स का चैप्टर 1 कंप्लीट किया था और अब मैं हाजिर हूँ चैप्टर 2 कक्षा 6। तो इस चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। पूर्ण संख्याओं से पहले हम एक और संख्या के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले संख्या आई उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। यही सबसे पहले आई क्योंकि मनुष्य ने जब गिनती सीखी तो उसने एक से सीखी, 1 2 3 4 5 6 और आगे बढ़ता रहा। ये जो एक से शुरू होने वाली गिनती है इसको हम सबको प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। एक के लिए ये सिंबल दिया गया, ये सिंबल है। 2 के लिए ये सिंबल दिया गया, ये 3 के लिए सिंबल दिया गया, 4 के लिए, इस तरह से 5 6 और आगे बढ़ते रहे, कहीं तक चलते रहिए आप, ऐसे गिनते गिनते जाएंगे। ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्या है, प्राकृत संख्याएं। कौन सी होती हैं? जो हम एक से शुरू होकर आगे गिनती चलती रहती है, ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। बच्चों ध्यान से समझिए कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? जो एक से लेकर 1 2 3 4 आगे गिनती में आती हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। आपको पता लग गया ना? समझ में आया होगा कौन सी होती हैं प्राकृत संख्याएं? अपने आप रिवाइज कीजिए अपने मन में कि जो एक से शुरू होंगी, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनती गिनते जाएंगे और इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। अब आप देखिए, प्राकृत संख्या से आगे क्या आता है? 2 2 से आगे क्या आता है? 3 3 से आगे क्या आता है? 4 4 से आगे क्या आता है? 5 5 से आगे 6 6 से आगे 7 7 से आगे 8। इस तरह एक एक जोड़ते जाइए और गिनती चलती रहेगी। ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं, कोई अंत नहीं है आगे तक, कितनी भी हो सकती है। अब हमने सीखनी है यहां पे पूर्ण संख्या। हम ये कह सकते हैं कि 4 से पहले वाली संख्या कौन सी है? 3 3 से पहले वाली 2 2 से पहले वाली 1 और 1 से पहले वाली। हमें प्राकृत संख्याओं में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 1 से भी पहले हो। जो बाद में आती है, एक जोड़ने के बाद प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? परवर्ती संख्या। आपने पहले पढ़ रखा है परवर्ती संख्या। कौन सी होती है कि किसी भी संख्या की परवर्ती संख्या निकालनी है तो हम उस संख्या में 1 जोड़ देंगे। कौन सी होती है? जो अधिक होती है वो परवर्ती, यानी आगे वाली संख्या परवर्ती। जैसे 5 की परवर्ती संख्या क्या होगी? 5 की परवर्ती संख्या, 5 में 1 जोड़ दो 6 होगी। इसी तरह 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? पूर्व मतलब पहले। पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 5 में से 1 घटा दो, यानी पहले कौन सी आती है? 4। देखो 5 से आगे 6 ये परवर्ती है और इससे पहले वाली पूर्ववर्ती है। इसी तरह से अगर आप देखें, 4 से पूर्ववर्ती क्या है? 3 और परवर्ती क्या है? 5। 3 की पूर्ववर्ती क्या है? 2 और परवर्ती क्या है? 4। 2 की परवर्ती क्या है? 3। पूर्ववर्ती क्या है? 1। 1 की परवर्ती क्या है? 2, लेकिन 1 की पूर्ववर्ती नहीं है यहाँ पे। तो इस 1 की पूर्ववर्ती संख्या लाने के लिए पूर्ण संख्याएं आई। यदि हम इन प्राकृत संख्या, दोबारा सुनिए, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5, 1 से शुरू होगी, जितनी भी आगे चलती रहेगी वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं। इस तरह अगर हम एक एक जोड़ते जाएं तो हमें हमेशा प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी और उनकी कोई अंत नहीं है, अनंत है, असंख्य है।
लेकिन शुरू कहाँ से होती है? 1 से। यदि बच्चों इसमें हम शून्य और शामिल कर दें, जैसे 1 2 3 4 5 और चलती रहे आगे, ये आएंगी प्राकृत संख्या। यदि इसी संख्या को हम शून्य से शुरू कर दें यहां से, तो अब ये बन गई पूर्ण संख्या। अब ये क्या बन गई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? इसका मतलब जो शून्य से शुरू होती है और 1 2 3 4 5 आगे चलती रहेंगी, वो पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 आगे चलती रही, और प्राकृत संख्या में शून्य और साथ में लगा दो तो बन गई पूर्ण संख्या। तो ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं यहां से लेके आगे तक चलती रहेंगी, क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। लेकिन अगर यहां से शुरू और आगे चलती रही तो क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। इसका मतलब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी होती है, लेकिन प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या सारी की सारी नहीं होती, क्योंकि प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता। लेकिन पूर्ण संख्या में शून्य 1 2 3 4 5 आगे होता है, तो 0 1 2 3 4 5 भी होता है, और 1 2 3 4 5 वाली क्या है? प्राकृत संख्या है, और इसको और जोड़ दिया तो क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। तो शून्य पूर्ण संख्या, 1 पूर्ण भी है और प्राकृत भी है, यानी ये इसको हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं और पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। 2 प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं और पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं भी होती हैं, लेकिन प्राकृत संख्याओं में सभी पूर्ण संख्याएं नहीं होती, क्योंकि प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता है। आशा है आप समझ गए होंगे कि सीधे सीधे शब्दों में जो 1 2 3 4 5 इस तरह से एक एक जोड़ते जाएंगे और 1 से शुरू होंगी, वो प्राकृत संख्या है, और जो शून्य से शुरू होंगी, 0 1 2 3 4 5, वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब आप देखिए, पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। अब हम इन्हीं को जोड़ना सीखेंगे संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर जोड़ना। मान लिया आपको 5 में 3 जोड़ना है और संख्या रेखा पर जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे? ये संख्या रेखा लीजिए, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लिया ये हमने यहाँ तक ले ली। 5 में 3 जोड़ना है, तो 5 तो पहले ही, 5 तक तो आप इसको रखिए और आगे 3 और ले जाइए। यहाँ से शुरू होइए, 1 2 3, कहाँ पे पहुँच गए हैं? 8। 5 ये हो गए ना, 1 2 और 3, 8 पे पहुँच गए। तो 5, ये 5 हो गए। आप लगा लीजिए कि ये पहले 5 थे, हमने इसको नीचे ले लिया और ऊपर वाले ये ले लिए 5 और ये 3, तो 5 + 3 जुड़कर कितने आ गए? 8। और उदाहरण ले लेते हैं कि मान लिया आपको 4 में 2 जोड़ना है। संख्या रेखा लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 में 2 जोड़ना है, तो 4 तो आप पहले मान लिया नीचे की तरफ ले लो, ये 4 हो गया, और 2 और जोड़ना है, तो इसके आगे 2, 1 और 2, ये ले लिए। कहाँ पे पहुँच गए? 6 पे पहुँच गए।
तो 4 ये और 2 ये, कुल हो गया 6। मान लिया इसी तरह से आपको संख्या रेखा पर घटाना हो तो देखिए, जब भी संख्या रेखा में जोड़ना हो तो दाईं ओर चलेंगे, और जिसमें से घटाना हो वहीं से बाईं ओर चलेंगे तो घट जाएगा। अगर हम दाईं ओर चलते हैं, इधर चलते हैं तो जुड़ेगा, और उधर से वापस आते हैं तो क्या होगा, घटेगा। व्यवकलन, संख्या रेखा पर व्यवकलन मतलब घटाना। मान लिया आपको 7 में से 3 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, संख्या रेखा पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 में से 3 घटाना है, ये 7 है, और 3 घटाना है। देखो 7 तो ये रहा ना, ये रहा 7, 3 घटाना। अगर जोड़ना होता तो हम उधर चलते, और घटाना है तो वापस आएंगे। कितने, 3, 1 2 और 3 यहाँ पे आ जाएंगे। तो 7 थे, उसमें से 1 2 3 घटा दिए, कितने पे आ गए, 4। तो 7 माइनस 3 बराबर है 4। इस तरह से घटाना होगा। और ले लेते हम, मान लिया कि आपको 8 में से आपको कुछ भी घटाना है, 2 घटाना है, तो क्या आएगा, आप संख्या रेखा लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 में से घटाना है तो 0 से लेके 8 तक, तो ये रहा, ये 8 है। और आपको घटाना है कितने, 2 घटाना है, तो 2 घटाइए, 1 ये और 1 ये, 2, यानी कि 1 और 2 कूद के यहाँ आ गया। कितना आ गया, 6। तो 8 माइनस 2 बराबर है कितना रह जाएगा, 6। इस तरह से संख्या रेखा पर घटाया और जोड़ा जाता है। इसी तरह संख्या रेखा पर गुणन भी किया जा सकता है, गुणा भी किया जा सकता है। गुणन, गुणन का मतलब गुणा करना। मान लिया आपको 4 को 3 से गुणा करनी है, तो बिल्कुल सीधा सीधा सा है। आप एक संख्या रेखा खींचिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मान लीजिए 14, आगे ले जाओ, कोई बात नहीं, जितनी बड़ी कर ली आपने। अब आप देखिए, आपके पास 4 गुणा 3 है, या तो आप 4 4 का एक हिस्सा ले लो या 3 3 का ले लो। अगर 4 4 का लेंगे तो 3 बार लेंगे, और 3 3 का लेंगे तो हम 4 बार लेंगे। मान लिया कि हम एक बार 3 3 का एक हिस्सा ले लेते हैं, 3 3 का हमने एक हिस्सा लेंगे, कितनी बार लेंगे, फिर हम 4 बार लेंगे। देखो 3 का एक हिस्सा ये रहा, हमने एक हिस्सा ले लिया, कितने का, 3 का। तो 3 का लिया है तो कितनी बार लेंगे हम, 4 बार लेंगे। ये 3 का एक हिस्सा लिया हमने, एक बार 3, फिर अगले 3, 1 2 3, फिर अगले 3, 1 2 3, कितनी बार लेंगे, 4 बार। 1 2 3 बार हो गया, और फिर 4 बार, चौथी बार ये। इसका मतलब ये देखो, ये भी 3 था, ये भी 3 था, ये भी 3 था, ये भी 3 था। गुणा का वास्तव में मतलब होता है कि जिसको हम जिससे गुणा कर रहे हैं उसको उतनी बार जोड़ दो। जैसे 3 को हम 4 से गुणा कर रहे हैं तो 3 को 4 बार जोड़ दो, ये भी गुणा है। अगर हम मान लिया 4 4 का लेते तो क्या होता, अगर हम इसकी बजाय ये 3 3 का ले, अगर हम 4 4 का लेते तो क्या होता, तो भी ऐसा ही होता बच्चों। जैसे 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये लेकर लिया हमने। अब हम 4 4 का ले रहे हैं, 4 4 का ले रहे हैं तो कितनी बार लेंगे हम? 3 बार लेंगे। पहला हमने ये 4 का लिया, ये देखो 4 आ गया, 3 बार 4 4 का लो। फिर अगला 1 2 3 4 कहाँ पहुँच जाएगा? 8 पे। दूसरा हो गया 1 4 हो गया, 2 4 हो गया, और अब तीसरा 1 2 3 4 कहाँ पहुँच गए भाई? 12 पे। यानी 4 को 3 बार जोड़ दो तो भी 12 आएगा, या 4 को 3 से गुणा कर दो तब भी 12 आएगा। 3 को 4 बार जोड़ दो तो भी 12 आएगा, और 3 को 4 से गुणा कर दो तो भी 12 आएगा। अब आप देखिए, हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.1। हम यहाँ लिख देते हैं, एक्सरसाइज 2.1 दूसरे अध्याय की पहली प्रश्नावली। इसमें पहला ही सवाल है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं। 999 है तो 1 जुड़ेगा तो 1000 हो जाएगा, तो ये बनेगा 11,000। फिर उसके बाद क्या बनेगा? 11,001। अगली क्या बनेगी? 11,002। अगर ये अगली 3 संख्याएं की बजाय पिछली 3 संख्याएं कहते तो ये तो है अगली 3 संख्याएं, और पहले वाली कहते तो पिछली, यानी कि तीन। इससे ठीक पहले वाली गिनो, 998 होगी। फिर 998 से पहले वाली गिन लो, 997 होगी। फिर उससे पहले वाली गिन लो, 996 होगी। आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें कह रखा है 10,001 से पहले आने वाली ठीक 3 संख्याएं वो खुद लिखेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अब आपको पता लग गया होगा पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करेंगे, आप कर लेंगे बहुत अच्छे, मुझे पता लग गया आप कर सकते हैं। 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं आती हैं? 32 और 53 के बीच, अगर मैं 32 और 53 की बजाय मैं कोई और उदाहरण ले लेता हूँ, हम ले लेते हैं, हम 40 और 65 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं आती हैं, तो हम बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, 65 माइनस 40 कर देंगे, तो इसके बीच कितनी संख्याएं आती हैं? 25। लेकिन 25 में 65 भी आएगा, इसलिए हम एक और घटा देंगे, कितना रह जाएगा? 24। क्योंकि इनके बीच पूछा है, 40 और 65 के बीच में, तो 65 में से 40 घटा दो, ये आएगी 25। 25 का मतलब ये है कि उसमें 65 भी शामिल है, लेकिन हमने बताना है 40 और 65 के बीच, तो एक और कम कर दो, 25 की बजाय क्या हो जाएंगी? 24। इस तरह से आप बड़ी में से छोटी घटा के उसमें से फिर एक और घटा दो, तो आपके उनके बीच की संख्याएं आ जाएंगी। तो इसी तरह आप तो 40 और 65 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हुई? 24। 65 में से 40 घटाया हमने, 25 आया, उसमें से एक और घटाना है, तो कितना आएगा? 24। तो इनके बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होगी? 24। इसी तरह से आपने 32 और 53 के बीच की पूर्ण संख्याएं निकालनी है। अब है परवर्ती और पूर्ववर्ती। देखिए, किसी भी संख्या का परवर्ती और पूर्ववर्ती आपको लिखना आना चाहिए। जैसे इसका परवर्ती ये है और पूर्ववर्ती ये है, यानी परवर्ती होता है उससे आगे वाली संख्या और पूर्ववर्ती होती है पहले वाली संख्या। और इसमें जितने दे रखे हैं आप खुद करेंगे, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप कर सकते हैं, इसलिए ये आपके लिए छोड़ता हूं मैं। इससे आगे का है
संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से मैं आपको ये सारी उस पर भी दिखा देता हूँ आपके, अगर आपके पास किताब ना हो बाई चांस तो आपकी कौन कौन सी आपने करना है। ये 2.1 एक्सरसाइज है और इसके 7 सवाल आपके सामने हैं। 8वां सवाल और दिखाऊंगा मैं आपको, 8 है इसमें, वो सत्य और असत्य बताना है। 7वां भी इसमें पूरा नहीं, अगले उस पे आएगा। पहले आप ये 6 सवाल मान लीजिए कि आपके सामने 6 सवाल हैं और इन 6 सवालों को आप अपनी नोटबुक में, अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप नोट कर लीजिए इनकी स्टेटमेंट जो है, और फिर हम इसको करेंगे। आप करने से पहले जैसे आपके सामने ये आए तो आप पहले आप स्टेटमेंट नोट कीजिएगा सभी क्वेश्चंस की। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। 7वें का भी ये आप नोट कर लीजिए ऊपर वाला, कि आपने इन संख्याओं में युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी बाईं ओर आएगी और बड़े और छोटे का चिन्ह आपने इसमें ये लगाना है, छोटे बड़े का। तो ये संख्याएं हैं। नोट कर ली होंगी आपने। चलो अब देखिए, आपने पूर्ववर्ती और परवर्ती आप खुद लिखेंगे और अब आपने ये बताना है। देखिए इन संख्याओं में से इसमें लिख रखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ और ले लेता हूं, इसमें जो है वो नहीं लेंगे। 7वां सवाल इस तरह का है कि मान लिया आपके पास 408 और 480 ये जो दे रखे हैं, इनमें से संख्या रेखा पर बाईं ओर कौन सा आएगा। संख्या रेखा पर बाईं ओर कौन सा आएगा इनमें से। देखिए जो संख्या छोटी होती है वो बाईं ओर आती है। बाईं ओर का मतलब इस हाथ की तरफ, इधर इधर कौन सी आएगी। जो संख्या छोटी होगी वो बाईं ओर आएगी और जो संख्या बड़ी होगी वो दाईं ओर आएगी। तो इसमें बाईं ओर संख्या रेखा पर ये आएगी और दाईं ओर ये आएगी। ये बाईं ओर आएगी और ये दाईं ओर आ जाएगी, क्योंकि पहले ये आएगी। मान लिया आपको दे रखा है 509 और दूसरा दे रखा है 503। बाईं ओर कौन सी आएगी, बाईं ओर ये आएगी, क्योंकि ये छोटी है। साथ में ये कह रखा है इनमें बड़े छोटे का चिन्ह लगाओ। देखिए ये चिन्ह लगाने हैं आपने, जिधर मुंह खुला हो वो बड़ा, बड़े की तरफ मुंह खुला होगा। तो आप इसमें बड़ा कौन है, ये, तो कौन सा चिन्ह लगेगा, ये लगेगा, क्योंकि मुंह इधर खुला है। दूसरा पेन यूज कर लेते हैं बीच में। इसमें बड़ा कौन सा है, ये 509, तो बड़े की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। क्या लगेगा, ये वाला लगेगा। इस तरह से आपने संख्याओं को बताना है कि बाईं ओर कौन सी आएगी। जो छोटी होगी वो बाईं ओर आएगी और जो बड़ी होगी वो दाईं ओर हो जाएगी। ये चिन्ह लगाना है। तो जिस बड़े की तरफ मुंह खुला होना चाहिए और छोटे की तरफ ये चोंच या कोना होना चाहिए। ये जो छोटे की तरफ होगा, देखो ये छोटा है 503, तो ये इधर की तरफ है। 408 छोटा है इसमें से, तो 408 की तरफ है। और जितना हमने किया है उन सभी के आधार पर जो है 8वां है कि आपने कथन को सत्य और असत्य बताना है। मैं बता देता हूं लेकिन लिखूंगा नहीं, क्योंकि आप एक बार सुन लेंगे और उसके बाद जो है आपने फिर खुद इसको करना है। पहला है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या ये सत्य है? नहीं, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1। शून्य कौन सी
सबसे छोटी संख्या है पूर्ण संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं होता। 400 और 399, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, 400 399 का पूर्ववर्ती नहीं है। 399 का पूर्ववर्ती तो 398 है, तो 400 क्या है 399 का परवर्ती है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है, क्योंकि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 599 का परवर्ती 600 होता है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, नहीं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, हाँ बिल्कुल ठीक है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये हम पहले कर चुके हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, और प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता, वो 1 से शुरू होती है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। क्या 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या हो सकती है? हाँ, हो सकती है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या 10 और उसका पूर्ववर्ती 9 जो 1 अंक की है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? नहीं, 0 होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। हाँ, प्राकृत में तो 1 से छोटा होता ही नहीं, तो इसलिए उसका पूर्ववर्ती नहीं होगा। अगर ये कहता कि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता तो गलत हो जाता, क्योंकि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती क्या है? 0 है। लेकिन प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू होती तो उसका पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती क्या है? 0 है। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच स्थित है, नहीं, गलत है, क्योंकि 13 जो है 11 और 12 के बीच में नहीं होती, वो तो 12 की परवर्ती है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से ही शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, तो उससे पहले कुछ नहीं होता, इसलिए पूर्ण संख्याओं में 0 से पहले कुछ नहीं होता, इसीलिए 0 का पूर्ववर्ती, पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती नहीं है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है? नहीं, 2 अंकों की संख्या 99 और उसका परवर्ती 100 3 अंकों की संख्या होती है, ये गलत है। और यही था इस प्रश्नावली में। आशा है आपको समझ में आया होगा, आपने पूरा काम पिछले चैप्टर का कर लिया होगा। अगर किसी का थोड़ा बहुत रहता है तो जुट जाइए और कल तक उसको पूरा कर दीजिए। और ये भी करना है, एक एक सवाल आपने पेन कॉपी के ऊपर करना है, और कोई नहीं आता है तो आप अपने टीचर से पूछिए, या फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में अपना नंबर बताया था, उस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हमेशा घर पर ही रहना है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, और अपना काम करते रहें, बड़ों का आदर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।